Hello everyone, this is Pawan Jangid and I welcome you all on the Utkarsh Online Tuitions YouTube channel. तो साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। वापस सुनिएगा, क्लास 8 के एनसीईआरटी के साइंस या विज्ञान सब्जेक्ट के पहले चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम रहने वाला है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब यहां पर हम बात करने वाले फसल उत्पादन एवं प्रबंध की। तो सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है वो ये आता है कि फसल उगाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी आसपास सजीव रहते हैं उन सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उन सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन या पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके 4 रीजन हैं, इसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला रीजन, सबसे मुख्य पहला कारण यह हो जाएगा कि सजीवों को अगर कार्य करना है तो सजीवों को कार्य करना है तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा उन्हें पोषण से या भोजन से ही प्राप्त होगी। तो पहली बात तो ये हो गई, ऊर्जा प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा शरीर की वृद्धि करने के लिए और शरीर का विकास करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप बचपन के समय की अपनी फोटो देखते हैं और आज के समय की अपनी फोटो देखते हैं तो आपको दिन रात का अंतर महसूस होता है। तो ये अंतर क्यों आया, क्योंकि आपका शरीर अब वृद्धि कर चुका है, आपका शरीर अब विकास कर चुका है। तो शरीर की वृद्धि करने के लिए और शरीर का विकास करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता रहेगी, भोजन की या पोषण की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अलावा किसी भी सजीव को अगर रोगों से बचाना है, यदि रोगों से उसकी सुरक्षा करनी है तो रोगों से सुरक्षा करने के लिए उसे पोषण की आवश्यकता रहती है। बिना पोषण के रोगों से सुरक्षा करना संभव नहीं हो पाता है। तो रोगों से सुरक्षा करनी है तो सही संतुलित पोषण लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कई बार शरीर के किसी भाग में मरम्मत की जरूरत होती है, या शरीर के किसी भाग के अंदर रिपेयर मरम्मत की जरूरत होती है, उसका रख रखाव करना पड़ता है। तो शरीर के उन विशेष भागों की मरम्मत करने के लिए, शरीर के उन विशेष भागों का रख रखाव करने के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी, पोषण या भोजन की आवश्यकता रहती है। तो ये मेन 4 रीजन है, ये वो 4 मुख्य कारण है कि सजीवों को पोषण की आवश्यकता रहती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा वो हमने बात की ऊर्जा प्राप्त करना। सेकेंड पॉइंट शरीर की वृद्धि और विकास करना। थर्ड पॉइंट शरीर की रोगों से सुरक्षा करना। और फोर्थ पॉइंट मरम्मत करना और रख रखाव करना। इन सभी 4 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो चारों कामों के लिए आपको पोषण की आवश्यकता रहेगी। यदि हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य भी एक सजीव है। मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं बात करता हूं सजीवों को, तो पोषण कहां से प्राप्त होगा, सजीवों को पोषण कहां से प्राप्त होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी चर्चा करते हैं। 2 स्रोत है, मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, 2 ऐसे स्थान हैं जहां से सजीवों को पोषण प्राप्त हो सकता है। सबसे पहली चीज पादप स्रोत, पौधे, पौधों से सजीवों को भोजन प्राप्त होगा। जैसे हम बात करते हैं अनाज, दालें, फल, सब्जियां, ये सभी चीजें आप सभी को पौधों से प्राप्त होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भोजन हमें पौधों से मिल रहा है। तो पादप स्रोत यानी भोजन आपको पौधों से प्राप्त हो सकता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि जंतु, जैसे दूध आपको गाय, बकरी और भैंस से मिलता है, शहद आपको मधुमक्खी से मिलता है, ठीक है, मांस आदि हमें किससे प्राप्त हो सकते हैं, किसी बकरी से, या किसी, मैं बात कर सकता हूं मुर्गी से प्राप्त हो सकते हैं। तो इससे आपको मांस प्राप्त हो सकता है। और अंडे किससे प्राप्त होते हैं, मुर्गी से, या फिर बत्तख से भी कुछ जगह पर अंडे प्राप्त किए जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि जंतु, क्या जंतुओं से हमें भोजन मिलता है, जी हाँ, जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। तो हमें भोजन 2 स्थानों से प्राप्त हो सकता है, या तो पादप स्रोत या जंतु स्रोत। ये 2 ऐसे मुख्य स्रोत हैं जहां से हमें अपना पोषण प्राप्त होता है, या हमारी पोषण की आवश्यकताएं इन दोनों स्रोतों से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, यहां तक कि हम बात कर चुके। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं, आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं फसल कि फसलें उगाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो भोजन की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक हमें क्या करना पड़ेगा, फसलें उगानी पड़ेगी। सर फसलें उगा देंगे, चलो आपकी बात समझ में आ गई, पर फसल कहते किसको है, फसल शब्द का अर्थ क्या होता है, फसल शब्द का यहाँ पर भावार्थ या इसका हम देखेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं।
तो अगर मैं बात करता हूं फसल, तो फसल शब्द का सिंपल सा अर्थ ये होता है अगर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, अगर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा? फसल कहा जाएगा। सो आप ये चीज यहां पर लिखेंगे, फसल की परिभाषा में यदि एक स्थान पर एक ही किस्म की अनेक पौधे उगाए जाएं तो इसे फसल कहा जाता है, इसे फसल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। ये हम बात कर चुके। अब भारत के अंदर अगर देखा जाए फसलों के प्रकार की हम बात करते हैं, तो भारत के अंदर मुख्य रूप से फसलें कितने प्रकार की होती हैं। हालांकि कुछ बुक्स के अंदर, कुछ पाठ्य पुस्तकों के अंदर ऐसा लिखा होता है कि फसलें ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। बट अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर स्पेशली यही मेंशन किया हुआ है वहां पर कि ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल। चलिए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज लिखी हुई है फसलों के प्रकार, तो फसलों के प्रकार के अंदर सबसे पहला प्रकार है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी बुआई कब की जाएगी, मतलब खरीफ की फसलों के बीज कब बोए जाते हैं। तो जून जुलाई के आसपास, जून जुलाई के आसपास जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है उस समय इनके बीज बोए जाते हैं, या वर्षा ऋतु शुरू होने से जस्ट पहले इसके बीजों की बुआई की जाती है। तो सर इस फसल की कटाई कब करेंगे? तो कटाई कब की जाएगी? सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। तो बुआई कब करते हैं? जून जुलाई के आसपास, और कटाई कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, सो ये दोनों चीजें हो गई, बुआई और कटाई। अब खरीफ की फसल मतलब जब वर्षा ऋतु शुरू होने वाली होती है उस समय इसके बीज बोए जाते हैं, और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, शीत ऋतु स्टार्ट होने वाली होती है, उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, तो अब इसके हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, इसके उदाहरण की। तो इसके उदाहरण के अंदर आप क्या लिखेंगे? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये चारों 5 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं रबी की फसल की, तो रबी की फसल को अगर हम देखते हैं तो इसकी बुआई कब करते हैं, इसकी कटाई कब करते हैं, अब इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो रबी की फसल अगर हम बात करते हैं तो इसकी बुआई जो होती है साथियों कब करते हैं, देखना इसकी जो बुआई होती है वो की जाती है फरवरी मार्च के आसपास, सॉरी अक्टूबर नवंबर के आसपास। अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी बुआई कर ली जाती है, यानी इसकी बीज बो दिए जाते हैं। और इसकी कटाई कब की जाएगी?
तो कटाई साथियों कब की जाती है, ध्यान से देखिएगा, इसकी कटाई जो की जाएगी वो जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं या फरवरी मार्च के आसपास इसकी कटाई कर ली जाएगी। सर अब इसके उदाहरण बताइए। इसके उदाहरण जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने खरीफ की फसल की बात कही, तो खरीफ की फसल की बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में की जाती है और जब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली होती है उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। बट इफ वी टॉक अबाउट रबी की फसल, तो रबी की फसल जो होती है इसकी बुआई शीत ऋतु के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी बुआई की जाएगी और फरवरी मार्च के आसपास इसकी कटाई कर ली जाएगी। ठीक है, ये दोनों ये चीजें हो गई। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये इसके उदाहरण हो चुके हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो हेडिंग क्या लगी हुई है, फसल क्रियाएं। यानी एक फसल को उगाते हैं तो फसल को उगाने के अंदर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं या कुछ चरण फॉलो करने होते हैं। अगर वो स्टेप्स सही से फॉलो किए जाए, अगर उन चरणों को सही से यहां पर यूज किया जाए, उन चरणों को सही से लागू किया जाए, तो जो फसल उगेगी वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की होगी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नुकसान जो होगा उसको कम से कम किया जा सकता है, नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से चरण हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि फसल जो है उसका आउटपुट सबसे अधिक आए और उसमें नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। तो फसल क्रियाओं की अगर बात करता हूं तो टोटल इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं, बट आपकी बुक के अंदर टोटल 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी तैयार करना। दूसरा स्टेप हो जाएगा बुआई करना। थर्ड स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, खाद एवं उर्वरक डालना। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा सिंचाई करना। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कटाई करना। सॉरी, कटाई से पहले खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ेगी, खरपतवार से सुरक्षा करना। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कटाई। सेवेंथ पॉइंट हो जाएगा थ्रेशिंग। और जो एट्थ पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर भंडारण। इंग्लिश में भी लिख देता हूं जिससे आपको इजी रहे बाद में पढ़ना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करने के लिए हम इसे क्या कहेंगे, यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बात करते हैं बुआई करना, सोइंग ऑफ सीड्स। फिर खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। देखिए, खाद नॉर्मली बनती किससे, आपको इस चीज का आइडिया है? तो खाद नॉर्मली बनती है गाय के गोबर से, काउ डंग जिसको कहते हैं। उससे आप क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, या फिर आप खाद के अलावा और फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। तो खाद को इंग्लिश में कहा जाएगा मैन्योर और उर्वरक को इंग्लिश में कहा जाएगा फर्टिलाइजर। यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर सिंचाई, इसे कहेंगे इरिगेशन। खरपतवार से सुरक्षा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट कटाई, कटाई किस क्या कहेंगे हम यहाँ पर, हार्वेस्टिंग। थ्रेशिंग को थ्रेशिंग ही कहा जाएगा। भंडारण को अंग्रेजी में स्टोरेज कहा जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में भी, जिससे आपको बाद में ध्यान रहे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले तो इसे कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ
सॉइल। नेक्स्ट बुआई करना, सोइंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट खाद एवं उर्वरक डालना, एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर क्या दे रखा है, सिंचाई करना, सिंचाई को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, इरिगेशन। खरपतवार से सुरक्षा से क्या जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फिर देखा कटाई करना, इसे अंग्रेजी में कहा जाएगा हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाएगा थ्रेशिंग करना, थ्रेशिंग को थ्रेशिंग ही कहा जाता है। लास्ट में भंडारण को अंग्रेजी में कहा जाएगा स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैं आपके सामने यहां पर नाम लिख चुका हूं। इन सारे स्टेप्स को अगर सही से फॉलो किया जाए, अगर इन सभी चरणों का सही से पालन किया जाए, तो आपकी फसल जो होगी उसमें नुकसान कम से कम होगा और फसल अच्छी से अच्छी प्राप्त होगी आपको। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहली चीज, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाना, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाना या मिट्टी को उलट पलट कर पोली बनाना, यानी सॉफ्ट बनाना, भुरभुरी बनाना। यानी हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को सॉफ्ट बना रहे हैं, मिट्टी को उलट पलट कर उसको पोली बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या, वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर कारण स्पष्ट करूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए। सर मिट्टी को उलट पलट कर पोली बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साथियों, इसे कहा जाएगा जुताई करना। क्या करना, जुताई करना। अब सवाल यह आता है कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि मिट्टी को भुरभुरी बनाया जा सके। सॉफ्ट होगी मिट्टी, भुरभुरी बनेगी, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि उस मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर पाएंगी। पौधे की जड़ें उस सॉफ्ट मिट्टी के अंदर इजीली शोषण कर सकती है, गैसों का आदान प्रदान कर सकती है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर मिट्टी को आप उलट पलट कर पोली बनाते हैं तो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर या मिट्टी की ऊपर वाली परत जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है, पोषक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है, तो जब मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं तो नीचे वाले पोषक पदार्थ वापस से ऊपर आ जाते हैं। नीचे वाले पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे जो पोषक पदार्थों की कमी हुई थी वो कमी वापस दूर हो जाएगी। तो मिट्टी की ऊपर वाली परत में पोषक पदार्थों की जो कमी हुई है उसको दूर करने के लिए वापस से क्या करते हैं, नीचे से मिट्टी को उलट पलट कर ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन होगा वो क्या हो जाएगा कि अगर मिट्टी को उलट पलट कर पोली बनाते हैं तो मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी इजीली पानी को रोक सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, अगर मिट्टी को उलट पलट कर पोली बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मात्रा मिट्टी के अंदर बढ़ने लग जाती है। तो मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं पोली बनाते हैं, उसका रीजन ये है कि ऐसी मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें आसानी से वृद्धि कर पाएंगी। जो मिट्टी की गहराई में पोषक पदार्थ चले जाते हैं वो वापस से ऊपर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ और क्या होगा, और इसके साथ साथ ये होने वाला है, यहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जुताई कर ली हमने तो इससे होगा कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ने लग जाएगी।
और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मिट्टी को पोली बनाते हैं तो मिट्टी को पोली बनाने से क्या होगा कि उसके अंदर मित्रवत सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी जो हमारे लिए लाभदायक हैं उनकी मात्रा जो होगी वो मिट्टी में बढ़ने लग जाएगी। तो ये हो गया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब सवाल यह है कि मिट्टी को उलटते हैं, पलटते हैं, पोली बनाते हैं और मिट्टी को तैयार करते हैं। तो जो मिट्टी को तैयार किया जाता है ये काम कैसे किया जाएगा, किसकी हेल्प से किया जाएगा, ऐसा कौन सा औजार है या ऐसा कौन सा कृषि औजार है जिसका उपयोग करके हम अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम 3 प्रकार के औजारों का उपयोग करेंगे। सबसे पहला जो औजार आपको यहां पर दिख रहा है इसे कहा जाएगा हल। इसे कहा जाएगा हल। यह प्राचीन समय के अंदर उपयोग किए जाने वाला औजार है, हालांकि अब इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया है। इस हल को खींचने के लिए बैलों की जोड़ी का यूज किया जाता था और बैलों की जोड़ी क्या करती थी, इस हल को खींचती थी, जिससे क्या होता था, मिट्टी की जुताई इजीली हो जाती थी। फिर बात करते हैं, ये हो गया कुदाली। फिर हल के स्थान पर कुदाली आना स्टार्ट हुई। हालांकि आप चाहे कुदाली का यूज करें, आप चाहे हल का यूज करें, दोनों का यूज किसकी सहायता से किया जाता था, पशुओं की सहायता से किया जाता था। यानी पशु इन दोनों को खींचने का काम करते थे, जिससे मिट्टी की जुताई इजीली हो जाती थी। बट दिक्कत ये थी कि काम जो था इसमें समय ज्यादा लगता था और मेहनत भी ज्यादा लगती थी। समय भी ज्यादा लग रहा है, मेहनत भी ज्यादा लग रही है, इसलिए अब इसके स्थान पर एक आधुनिक औजार आ चुका है और उसे कहा जाएगा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक साथ एक बड़े से खेत की जुताई इजीली कर देता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। कल्टीवेटर एक साथ एक बड़े खेत की जुताई इजीली कर लेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूं, इसमें समय की भी बचत होगी, मेहनत की भी बचत होगी, क्योंकि मशीन काम कर रही है तो इंसानी मेहनत या पशुओं की मेहनत इसके अंदर नहीं लगती है। काम जल्दी होगा, अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, यहां तक जी समझ में आ गई सभी को। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, बुआई करना। सर बुआई करना किसे कहते हैं, तो मिट्टी के अंदर जब आप साफ स्वच्छ रोग विहीन बीज डालते हैं, मिट्टी के अंदर फसलों को उगाने के लिए आप साफ स्वच्छ और रोग विहीन बीज जब मिट्टी के अंदर डालते हैं तो इसे कहा जाता है बुआई करना। यानी मिट्टी में फसलों को उगाने के लिए हम बीज डाल रहे हैं और वो भी कैसे बीज, साफ स्वच्छ और रोग विहीन बीज डाल रहे हैं, इसे कहा जाता है बुआई करना, सोइंग ऑफ सीड्स। अब ये काम अगर आपको करना है तो आपको आपके सामने 2 प्रकार के बीज रखे गए हैं। एक बीज ऐसे हैं जो खराब क्वालिटी के हैं और एक बीज ऐसे हैं जो कैसे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। खराब क्वालिटी के बीज जो थे वो खोखले थे, हल्के थे। तो आप क्या करें, दोनों बीजों को आपस में मिक्स कर दें। दोनों बीजों को आपस में मिक्स करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, बर्तन में पानी भरेंगे और उस बर्तन में पानी भरने के बाद उन मिक्स किए हुए बीजों को एक साथ उस बर्तन में डाल देंगे। जो बीज आपने मिक्स किए थे उन बीजों को एक साथ उस बर्तन में डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे, जो बढ़िया क्वालिटी के बीज होंगे, वो सारे बर्तन के नीचे बैठ जाएंगे, सारे बर्तन के नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जो हल्की क्वालिटी के खोखले बीज होंगे वो सारे पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं, पानी की सतह पर तैरने लग जाएंगे। तो आप इस तरीके का यूज करके ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से बीज अच्छी क्वालिटी के हैं और कौन से बीज यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के नहीं हैं, या मैं कह सकता हूँ खोखले बीजों को आप इजीली उनसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर बात हो गई बुआई की। बुआई का मतलब क्या हो जाएगा, ये कलर आपको दिखेगा नहीं, फसलें उगाने के लिए मिट्टी में साफ स्वच्छ और रोग विहीन बीज मिट्टी में डालना, मिट्टी में डालना बुआई कहलाता है। क्या कहलाता है,
बुआई कहलाता है। अब यदि आपको बुआई का काम करना है तो बुआई का काम आप कैसे कर सकते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। बुआई का यदि आपको काम करना है तो ये काम भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखना कैसे, या तो आप क्या कर सकते हो कि बीज बोने के औजार की अगर बात करते हैं तो बीज बोने के औजार मुख्य रूप से कितने होंगे, दो औजार होते हैं। एक तो हो जाएगा परंपरागत औजार, एक हो जाएगा परंपरागत औजार, और दूसरा जो औजार है उसे कहा जाएगा सीड ड्रिल। दो ही औजार आप पढ़ने वाले हैं। परंपरागत औजार की बात करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं बैलों की जोड़ी है। इस बैलों की जोड़ी की गर्दन के ऊपर एक बड़ा सा डंडा रखा हुआ है, और इस डंडे से क्या जुड़ा हुआ है, ये परंपरागत औजार जुड़ा हुआ है। तो इस परंपरागत औजार की बात करते हैं तो इसके ऊपर एक बड़ा सा कटोरा होता है। क्या होता है, कटोरा होता है। और कटोरे के नीचे क्या होता है, यहां पर क्या होता है साथियों, पाइप होता है। क्या होगा, यहां पर पाइप होगा। और पाइप का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, काफी नुकीला होता है। काफी कैसा होता है, नुकीला होता है। तो आप क्या करोगे, कटोरे के अंदर बीज डालोगे तो बीज यहां से कहां जाएंगे, पाइप के अंदर जाएंगे। और पाइप का नीचे वाला हिस्सा नुकीला होता है, खुला हुआ रहता है। तो इस नुकीले खुले हिस्से से पाइप से जो होंगे वो बीज बाहर निकल जाएंगे और मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। सर यहाँ पर पाइप एक ही होता है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पर जरूरी नहीं पाइप एक ही हो, एक से ज्यादा पाइप भी हो सकते हैं, 2 या 3 पाइप भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, 2 या 3 होते हैं मैक्सिमम। तो आपने एक साथ कटोरे में बीज डाले, बीज पाइप में जाएंगे, और पाइप में जब बीज जाएंगे उसके बाद वो कहां से निकल जाएंगे, इसके नुकीले हिस्से से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बीजों को मिट्टी के अंदर पहुंचा सकते हैं इस औजार का उपयोग करके। बट वापस यही बात, यह एक परंपरागत औजार है, और इस औजार का यदि हम उपयोग करेंगे तो इसमें समय भी ज्यादा लगता है, और समय के साथ श्रम अर्थात मेहनत भी काफी ज्यादा लगती है। फिर हम बात करते हैं आधुनिक औजार, जिसे कहते हैं सीड ड्रिल। तो इसमें कटोरा होता है, बट इस कटोरे के साथ एक साथ ढेर सारे पाइप जुड़े हुए रहते हैं। एक साथ ढेर सारे पाइप जुड़े हुए रहते हैं। तो इससे होता क्या है, एक साथ आप क्या कर सकते हो, मिट्टी के अंदर बीजों को पहुंचा सकते हो एक ही साथ में। वहां पर क्या होता है, समय काफी लग रहा था, बट इसमें एक साथ 2-3 क्यारियों के अंदर बीजों को इजीली आप पहुंचा सकते हो। तो सीड ड्रिल को खींचने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सीड ड्रिल को खींचने का काम ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, सीड ड्रिल को खींचने का काम ट्रैक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे यदि हम बात करते हैं तो इसके जो नुकीले हिस्से होंगे वो क्या करेंगे, वो बीजों को मिट्टी से ढक देंगे। बीजों को मिट्टी से ढक देते हैं। सर ऐसा क्यों हो करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, अगर बीज खुले में रह गए तो पक्षी उन्हें देख लेंगे और पक्षी उन बीजों को खा जाएंगे, जिससे हमारी फसलें नहीं उग पाएंगी। इसलिए ये क्या करते हैं, ये सीड ड्रिल के जो नुकीले पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे जब बीज बाहर निकलते हैं तो वो इन बीजों को मिट्टी से ढक देते हैं। बीजों को जब मिट्टी से ढक दिया जाता है तो क्या होता है, बीज आसानी से पक्षियों को दिखाई नहीं देते हैं और पक्षी उन्हें खा नहीं पाते हैं। और सीड ड्रिल का दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा कि ऐसा नहीं कहीं पर बीज ज्यादा आ गए या कहीं पर बीज कम आ गए, बीज समान दूरी पर होंगे और समान मात्रा में होंगे। ऐसे नहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बीज आ गए, कहीं पर बहुत कम बीज आ गए, नहीं, समान दूरी पर बीज रहते हैं, समान मात्रा में बीज रहते हैं। और ऐसा नहीं कि बीज बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, नहीं, बीज ऊपर ही रहते हैं। अगर गहराई में चले गए तो बीज को उगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर ऊपर आ गए तो पक्षी उन्हें खा जाएंगे। तो ये मिट्टी से क्या करेंगे, बीजों को ढक देंगे ताकि उन्हें पक्षी आसानी से ना देख पाए और पक्षी उन्हें आसानी से ना खा पाए। ठीक है, ये हो गई किसकी बात, सीड ड्रिल की बात हो चुकी है यहां पर कंप्लीट। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर परंपरागत औजार की हम बात करते हैं और अगर हम सीड ड्रिल की बात करते हैं तो दोनों में से बेस्ट कौन रहेगा, सीड ड्रिल, क्योंकि सीड ड्रिल से काम जल्दी होता है, आसानी से होता है, और मैं कह सकता हूं मेहनत भी कम लगती है। और इस काम को करना है तो इसके अंदर क्या होता है, बीज समान दूरी पर जाते हैं, समान गहराई पर जाते हैं, और इसके साथ साथ बीज जो होते हैं मिट्टी से ढक दिए जाते हैं, जिन्हें पक्षी उन्हें आसानी से खा नहीं पाते हैं।
पक्षी उन्हें आसानी से भोजन के रूप में खा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं तो खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद और उर्वरक क्यों मिलाए जाते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, हमें यह भी पता होना चाहिए। देखिए, मिट्टी के अंदर अगर पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों को वापस पहुंचाने के लिए मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। वापस सुनना, अगर मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो इस कमी को दूर करने के लिए मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। सर, अब सवाल ये आता है, खाद और उर्वरक अगर हमने डाल दिए, हमने पोषक पदार्थ पहुंचा दिए, चलो समझ में आ गया, पर पोषक पदार्थों की कमी क्यों हो जाती है, कि मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की कमी क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये, जब बार बार आप फसलें उगाते हैं तो फसलें क्या करती है, मिट्टी से पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं। फसलें मिट्टी से पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं, जिससे मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, और इसलिए पोषक पदार्थों की जो कमी हुई है इसको दूर करने के लिए वापस से मिट्टी के अंदर क्या डाले जाते हैं, खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। आई बात समझ में सभी को? अब खाद और उर्वरक के बीच में जो मुख्य डिफरेंस है, मुख्य अंतर है, वो क्या रहने वाला, चलिए हम देख लेते हैं। ये रहा खाद और उर्वरक के बीच में अंतर। तो खाद कैसी है, प्राकृतिक होती है, लेकिन उर्वरक कौन बनाता है, मानव बनाता है। कौन बनाता है, मानव बनाता है। कैसे बनाता है, केमिकल का यूज करके या रसायनों का उपयोग करके उर्वरक को मानव के द्वारा बनाया जाता है। बट अगर हम खाद की बात करते हैं, खाद को बनाने का काम प्राकृतिक रूप से होता है, और ये गोबर से या पौधों की जो मरी हुई पत्तियां होती हैं या पौधों की सड़ी हुई टहनियां होती हैं, मरी हुई पत्तियां होती हैं, इनसे आप क्या बना सकते हैं, खाद को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड अंतर क्या हो जाएगा, उर्वरक अगर आपको बनाने हैं तो ये उर्वरक बनाने का काम फैक्ट्रियों में किया जाता है, लेकिन खाद को यदि आप बनाना चाहते हैं तो खाद को इजीली आप खेतों के अंदर गड्ढा खोदकर बना सकते हैं। नेक्स्ट, उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। सर ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का हमें मतलब भी नहीं पता होता है। तो आप ह्यूमस का मतलब अगर आपको समझना है तो आप एक मुट्ठी भर मिट्टी लीजिएगा, उस मिट्टी को एक ग्लास भर के पानी में डाल दीजिएगा, और पानी को अच्छे से आपको क्या करना है, मिट्टी के साथ मिक्स करना है। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद मिट्टी जो होगी बर्तन के नीचे बैठ जाएगी, या ग्लास के नीचे वाले हिस्से में मिट्टी बैठ जाएगी, क्योंकि मिट्टी कभी भी पानी में नहीं घुलती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाती हैं। तो जो पानी की सतह के ऊपर जो चीज़ें तैरती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाएगा। यानी मिट्टी के अंदर, मिट्टी को अगर आप पानी में डालते हैं, मिट्टी को आप पानी में डालेंगे तो जो चीज़ें पानी की सतह के ऊपर तैरती हैं उन्हें आप क्या कहोगे, ह्यूमस कहोगे। सर ह्यूमस का काम क्या होता है, ह्यूमस का काम होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाना। मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो उसके अंदर पौधे पैदा करने की शक्ति बढ़ेगी, फसलें अच्छे से पैदा हो पाएंगी, फसलों की वृद्धि सही प्रकार से हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, और मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करने के लिए मिट्टी के अंदर खाद को मिलाया जाता है। लेकिन उर्वरक से किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमस जो होती है वो पौधों को प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उर्वरक की बात करते हैं तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन खाद के अंदर इतने पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते। खाद के अंदर पोषक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन खाद के अंदर जो ह्यूमस होती है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। उर्वरक के अंदर पोषक पदार्थ तो अधिक होते हैं पर ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। अब खाद के लाभ क्या होते हैं, खाद के लाभ क्या होते हैं, खाद का अगर आप यूज करोगे तो मिट्टी भुरभुरी बनेगी, और सरंध्र बनती है। मिट्टी भुरभुरी बनती है और सरंध्र बनती है। अगर मिट्टी भुरभुरी होगी, सरंध्र होगी, तो उसके अंदर गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाएगा, और मिट्टी जो होगी उसके अंदर पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर पाएंगी। इसके अलावा मिट्टी जो होगी उसका गठन सुधर जाएगा। यानी मिट्टी के गठन में सुधार हो जाएगा, मिट्टी की क्वालिटी, स्ट्रक्चर जो होगी वो अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है।
इसलिए हम क्या यूज करते हैं, खाद का यूज करते हैं। और इससे मिट्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, या मिट्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी मैं कह सकता हूँ कोई भी हानि नहीं होती है। ना तो ये जल प्रदूषण करती है, ना तो मृदा प्रदूषण करती है खाद। इसलिए खाद का यूज करना हमारे लिए अच्छा है। खाद का जितना हो सके अधिक से अधिक यूज करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है, इससे क्या होगा, खाद से मिट्टी को लाभ होगा। खाद से मिट्टी को लाभ होगा, इसलिए खाद का अधिक से अधिक हमें उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उर्वरक। उर्वरक जो होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल का यूज करके बनाए जाते हैं। फिर बात करेंगे उर्वरक के अधिक उपयोग से कुछ हानियां भी होती हैं। अब उर्वरक का अगर अधिक उपयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा, उर्वरक का अधिक उपयोग करने से क्या होगा, मृदा एवं जल प्रदूषण होगा। एक तो मृदा प्रदूषण होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए हमें उर्वरक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे जो मिट्टी होगी वो बंजर बन जाएगी। मिट्टी के अंदर पौधे पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, और मिट्टी एक टाइम ऐसा आएगा जो फसलें उगाने के लिए उसके अंदर सारी क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें उर्वरक का उपयोग सबसे कम करना चाहिए और खाद का उपयोग सबसे अधिक करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उर्वरक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, बट कम मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में उपयोग करने से ये हानिकारक बन सकता है। अब उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। उर्वरक के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, और एनपीके। ये चारों उदाहरण किसके हो जाएंगे, ये चारों उदाहरण उर्वरक के हो जाएंगे। ये चारों एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो ये चारों एग्जाम्पल उर्वरक के हो चुके हैं। एनपीके की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, पी का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस, और के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। तो ये तीन पोषक पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, एनपीके। एनपीके तीन पोषक पदार्थों से मिलकर यहां पर बनेगा, ठीक है। तो अब यहां पर खाद और उर्वरक वाला पॉइंट भी खत्म हो चुका है। तो अब तक हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, मिट्टी तैयार क्यों की जाती है ये भी मैंने बता दिया। और ये काम कैसे किया जाएगा, हल, कुदाली या कल्टीवेटर का यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। फिर हमने बात कही थी कि सेकंड पॉइंट क्या होता है, बुआई करना। बुआई करते हैं तो इसमें क्या होता है, बीजों को मिट्टी के अंदर डालते हैं। बीजों को मिट्टी में क्यों डाला जाता है, ताकि वह उन बीजों से वापस नए पौधे उगाए जाएं, इसलिए बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाएगा। अब बीज जो होते हैं उससे फसलें पैदा होती हैं, तो बीज हमें अच्छे से अच्छे चूज करने चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चूज करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बीज अच्छे होंगे तभी फसलें आपकी अच्छी हो पाएंगी। और बीजों को बोने के लिए कौन कौन से औजार यूज किए जाते हैं, तो आपको बताएं, एक तो परंपरागत औजार और दूसरा है सीड ड्रिल। ये 2 औजारों का उपयोग किया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हमने बात कही खाद एवं उर्वरक डालना, कि खाद क्यों डाली जाती है, उर्वरक क्यों डाले जाते हैं, कि अगर मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो पोषक पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए उस मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। लेकिन खाद का हमें अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए उसके भी मैंने रीजन आपको बता दिए हैं, और उर्वरक का उपयोग आपको कम क्यों करना चाहिए उसके भी मैंने आपको रीजन यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। यदि कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। यस, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये टॉपिक सारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी 5 स्टेप जो है मुझे बताना बाकी है, जिसके ना सबसे पहले 3 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आएगा यहाँ पर इसके बाद कौन सा स्टेप, हमें यहाँ पर सिंचाई करनी है, फिर खरपतवार से सुरक्षा करनी है, फिर हमें यहाँ पर कटाई करनी है, थ्रेशिंग भी करनी है, भंडारण भी करना है, फिर लास्ट में हम पशुपालन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसी के साथ साथियों अब अपनी आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।